हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और वो भी क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 4। आज लेसन नंबर क्या हो जाएगा? चैप्टर नंबर 4। तो मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले की क्लास में हम ग्लोब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, यानी कि अध्ययन करने के लिए कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना जो है उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। क्या है? चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। एक गोलाकार जो है सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। कि क्या बन जाता है? एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। वो अलग अलग तरह से खींची गई पैमाने पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र। क्या है? भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। और दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। पहला है, एक रबर की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखाचित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। गेंद को काटिए और उसे चपटा करने की कोशिश भी कीजिए। देखें किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। देखिए, रेखा का रूप बिगड़ जाएगा। और दूसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। कौन कौन से घटक हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। अब जो है दूरी के बारे में पढ़िए। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने को दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जो मानचित्र जो है छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि किसी स्थान के बीच की दूरी वास्तविक रहे। किसी स्थान के बीच की दूरी जो है वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। एक छोटी दूरी जो है बड़ी दूरी को व्यक्त करती है।
इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। वास्तविक दूरी और दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, जब 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को दर्शाएगा तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटी बराबर 5 किलोमीटर हो गया। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। इसको जो है छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहा जाता है। नहीं, 500 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर को दर्शाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमानों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बड़े पैमाने का। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जो है अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आइए करके कुछ सीखते हैं। चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। 4.1 कहाँ है जी? 4.1 हाँ, ये देखिए, ये 4.1 ये है गांव का एक मानचित्र। ये कहता है चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है पैमाना का दूरी मापने में किया जा सकता है। ये स्कूल है, कुआं है, यहाँ दुकान है। यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। वास्तविक दूरी जो है 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि स्थल पर यह 120 मीटर है, यानी कि 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी सी से ई पैदल चलने वाली दूरी जो है सी से ई, उसके बाद सी से एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर के पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। करीम का घर जो है और पोस्ट ऑफिस की दूरी ये देखिए। पोस्ट ऑफिस ये है, ये विद्यालय है, शीला का घर है, विकास का घर है, करीम का घर। यहाँ से आप यहाँ जोड़िएगा तो निकल जाएगा पोस्ट ऑफिस की दूरी। अब देखिए दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। तीर का निशान किसको दर्शाता है? उत्तर दिशा को। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। चित्र 4.2 में ये देखिए 4.2 है उत्तर, ये है
पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण दर्शाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व यानी द-पू, दक्षिण पश्चिम द-पू द-प तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। किसी भी चीज़ का सही स्थान का पता लगाया जा सकता है। 4.1 यानी कि चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के, घर के, समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा कितना है। दुकानों से विद्यालय की दिशा कितना है, आप लगा दीजिए। आगे पढ़ते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान का हम जो है पता लगा सकता है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होती है। इसकी चुंबकीय सुई जो है कौन सी दिशा इंगित करता है, उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। आइए प्रतीक के बारे में पढ़ते हैं। प्रतीक यानी सिंबल, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं और रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते, कम स्थान में जो है ज़्यादा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये देखिए, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन ये है, मीटर लाइन ये है, रेलवे स्टेशन इसका सूचक ये है, सड़कें, पक्की सड़कें ये, और कच्ची सड़कें ये। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये हो गया, राज्य सीमा ऐसा रहता है और जिला सीमा ऐसा रहता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी का चिन्ह ऐसा है, कुआं का चिन्ह ऐसा होता है, तालाब का चिन्ह ऐसा होता है, नहर का चिन्ह ऐसा होता है और पुल का चिन्ह ऐसा होता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर का ऐसा सिंबल, गिरजाघर का ऐसा सिंबल, मस्जिद का ये सिंबल और छतरी का ये सिंबल। छतरी मतलब जो ठहराव करने के लिए। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन ये ऐसा सिंबल, पुलिस ऑफिस का ये सिंबल। बस्ती और कब्रिस्तान, बस्ती का ऐसा सिंबल, कब्रिस्तान का ऐसा सिंबल। पेड़ और घास, पेड़ का ये सिंबल है और घास का ये सिंबल। आप जो है कहीं भी ये जानकारी ले सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। 4.3 में दर्शाएंगे। अच्छा ठीक है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों एवं हरा रंग मैदानी क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। हरा रंग जो है मैदानी क्षेत्रों को के रूप में किया जाता है। अब जो है रेखाचित्र। रेखाचित्र किसे कहते हैं? रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है।
कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। इसे जो है रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। नदी किस दिशा में बह रही है? चलिए आओ देखें और पता लगाएं। डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है? डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है? ये देखिए, ये डुमरी है, ये जो है क्या है, रेलवे ट्रैक है। वीडियो को रोक के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। खाका किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले चित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। लंबाई चौड़ाई उस समय नहीं दर्शाए जाते हैं और उसे खाका पर दर्शाते हैं। अब कुछ करके सीखें। स्कूल भवन सोसाइटी वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आसपास पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाइए। आप ऑनलाइन बनाइए, ठीक है। अब जो है अभ्यास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कराएंगे मैराथन की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।